नमस्कार, राम राम। जो सभी मेंस दे रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए अब नया सिलेबस भी लागू हो गया है। और नए सिलेबस में आपके साइंस और इकोनॉमिक में मेजर चेंजेस हुए हैं। बाकी सब में टिडबिट्स वाले चेंजेस हुए हैं, छोटे मोटे परिवर्तन हुए हैं। थोड़ा सा अरेंज करने का कोशिश किया गया है सिलेबस को। और ये दो ही पार्ट हैं जिन पे आपको थोड़ा सा, यदि पिछले वर्ष आपने मेंस लिखा है तो इन दोनों पे आपको वर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब साइंस एंड टेक का या साइंस का हम जो सिलेबस देखेंगे तो उस पर आपको अनुभव लगेगा कि जैसे पूछा होगा ना, भाई तू भी बता दे 9वीं में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तू भी बता दे 10वीं में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ऐसे छोटे 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 सारे टॉपिक्स इन्हें डाल दिए हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। आप सभी को ध्यान है कि हमारे 4 पेपर होते ही हैं, फर्स्ट, सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर 4। 200 नंबर के होते हैं, 800 नंबर के होते हैं, 100 नंबर का हमारा इंटरव्यू होता है। टोटल 900 में से आपके मार्क्स आएंगे। 50% ले आना, टॉपर्स बन जाना। क्लियर? इसमें मैंने इंटरव्यू को नहीं जोड़े, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट जो इतिहास है, खंड अ, नाम में कोई चेंज नहीं किया है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। अब देखिए इसमें पहला वाला टॉपिक तो आपका जो था, इसमें इन्होंने युगांतकारी घटनाएं करके जोड़ा है। सेम ही था, ठीक है। इतिहास के प्रमुख जो आपके सोपान थे, उस सोपान को हटा के इन्होंने युगांतकारी घटनाएं शब्द जोड़ दिया है। बाकी महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्थान व्यवस्था बाकी सेम है। क्लियर? दूसरा आपका ये भी सेम है, 19वीं 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं जिसमें किसान और जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण, ये भी सेम है। क्लियर? तीसरा, राजस्थान की धरोहर में एक शब्द इन्होंने जोड़ दिया है, प्रदर्शन और ललित कलाएं, हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प। यहां पर इन्होंने, हाँ जी सॉरी फॉर कॉल आ गया था, विद्यार्थी का ही कॉल था। चलिए, राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल, राजस्थान में पर्यटन, ये आपका नया जोड़ा गया है। बाकी मेले, पर्व, लोक संगीत और लोक नृत्य पहले भी था, अभी भी यथा वैसे के वैसे ही है। राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और राजस्थान की बोलियां, ये हमारे पहले भी था, अभी भी वैसे का वैसा ही है। राजस्थान के संत एवं लोक देवता एवं महत्वपूर्ण विभूतियां, ये भी यूं का यूं है। तो क्या जोड़ा है? एक शब्द तो युगांतकारी घटनाएं जोड़ा है, और एक टॉपिक हमारे ये जोड़ा, राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल और राजस्थान में पर्यटन के हिसाब से। अब देखो ये टॉपिक तो आया है, वैसे आपके ज्योग्राफी या इकोनॉमी में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसको किस आस्पेक्ट में जोड़ा है? आपको हिस्ट्री के आस्पेक्ट में जोड़ा है। क्लियर? चलिए, इतिहास एवं संस्कृति खंड ब, इसमें कोई परिवर्तन इन्होंने नहीं किया है। जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन आपके आधुनिक विश्व का इतिहास में हुआ है। आपके ये जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, ये पहले नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने इसमें ऐड कर दिए। यूपीएससी में जो हम आईएएस की परीक्षा देते हैं, वहाँ की तो वर्ल्ड हिस्ट्री में था ये, और हम लास्ट टाइम जो तैयारी कर रहे थे, तब भी हमारी बात हुई थी यार, इन्होंने जो बेसिक देना चाहिए था वर्ल्ड की जो हिस्ट्री के हिसाब से, ये 2 कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो इन्होंने डाले नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने जोड़ दिए हैं। क्लियर? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति आपकी जोड़ दी है। उसके बाद से औद्योगिक क्रांति आपकी यूं की यूं है, और आपके क्या हटा दिया है? प्रबोधन करके एक टॉपिक था, वो उन्होंने हटा दिया है। ये परेशान भी करता था प्रबोधन। बाकी सेम है। एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद और विश्व युद्धों का प्रभाव, ये आपका अभी भी जो कहते हो है। देखिए इकाई 2 जो अर्थव्यवस्था की है, इनमें तो मेजर इन्होंने चेंजेस किए हैं। शब्दों में, लाइनों में काफी इसको डायनेमिक बनाने का प्रयास किया गया है। ये एक बार आप देख लें। वैसे इसमें जिन्होंने प्री की तैयारी करी थी, उसको अब करंट के हिसाब से जोड़ के अपना आंसर हम तैयार करेंगे तो उसमें अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। क्या किया इन्होंने? कृषि, भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियां, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन, कृषिगत सुधार और चुनौतियां। ये यूपीएससी में जो आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक दे रखा है, 10 आपके पॉइंट दे रखे हैं मेंस में, उनमें से एक ये यूं का यूं है। क्लियर? पहले वाले सिलेबस में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे, सीधे 3 क्षेत्र बता रखे थे आपके, कृषि, उद्योग और सेवा, लेकिन अब उसको और डिफाइन कर दिया है, कृषि पर जोर दे दिया है। आगे कृषि के बाद आपके आ गया औद्योगिक क्षेत्र। इनकी प्रवृत्तियों में आपको जो नीति है उद्योग की, औद्योगिक वित्त, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और आर्थिक सुधार, एलपीजी आज के कंटेंट में पूछेंगे ये, और अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि। औद्योगिक नीति से संबंधित जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय भारत में है, उसके बारे में प्रश्न इसमें जरूर आएगा। जैसे भी आप ध्यान देना, प्रधानमंत्री जी ने एक गति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसकी भी संभावना है कि पूरी मेंस में हमें देखने को मिलेगी। अगला, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध,
वित्तीय संबंध डालते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन के फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं, और नवीनतम वित्त आयोग, नीति आयोग के बारे में एक बार बात कर लेंगे, और साथ ही साथ उसको हम जो हमारा नया फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में देख लेंगे 15th वाला, FRBM के बारे में देखेंगे, और राजकोषीय सुधार। अब ये सारे ना डायनेमिक एस्पेक्ट में आएंगे, आपसे सीधे नहीं पूछेगा बताओ FRBM के बारे में बता दो। FRBM के बारे में इनिशियली आपको लिटिल बिट जानकारी इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद में आपसे FRBM को रिलेट करवा देगा ये करंट डायनामिक्स से कि भैया इससे क्या लाभ हो सकता है, क्या नहीं हो सकती है। जैसे इस बार अशोक गहलोत जी ने बोला था, साहब हम तो इस बार मारे गए, इसलिए मारे गए कि भैया केंद्र ने हमें इस बार कम एलोकेशन दिया, जबकि वो बेजा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सबके लिए समान हुआ था, लेकिन उन्होंने एक इनपुट डाल दिया था बजट देते वक्त। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावना रहेंगी, तो इसको रॉ मत पढ़िएगा, रॉ पढ़ के छोड़ मत देना। आगे आपके बजटीय प्रवृत्तियां, राजकोषीय नीति, भारत में कर सुधार टॉप, ये पॉइंट पहले भी था, अनुदान, नकद हस्तांतरण, अन्य संबंधित मुद्दे, राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां, थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया इसको इस बार। आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, निजी, सार्वजनिक और मेरिट वस्तुएं, सामाजिक क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा नीति, प्रभावी नियामक की समस्या। प्रभावी नियामक मतलब भैया जो सामाजिक क्षेत्र में जितनी योजनाएं चलती हैं उन पर कितने प्रभावी तरीके से आप देख रेख कर देते हो कि भैया काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, पैसा गरीब के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, मकान बनाना नहीं मकान, इसके ऊपर क्या नियामक हैं और वो नियामक कैसे काम करते हैं। पटवारी देखता है नहीं देखता, ग्राम सेवक देखता है नहीं देखता, SDM तुम बन जाओगे तो क्या सीट पे बैठे रहते हो। ये समस्याएं क्या हैं, ये चीजें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन किस एस्पेक्ट में आएंगी, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में आएंगी। कैसे, इकोनॉमी में देख लीजिए, सपोज करो 1 करोड़ का मकान बनवाया काम है, अब मकान बना, वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ठीक जगह हुआ या नहीं हुआ, वहां क्या समस्याएं आती हैं, वो आपको जो उसको नकद हस्तांतरण करना है उसमें क्या समस्याएं आती हैं इन बेनिफिट्स को देने में, ये सारी आपकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जो समस्याएं उसके अंतर्गत आएंगी। आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पुनर्भाषित करना और रोजगार उन्मुख वृद्धि व्यूहरचना, क्वेश्चन ही बन गया, देख लेना, ये आ सकता है पुनर्भाषित करें, ठीक है। रोजगार उन्मुख वृद्धि व्यूहरचना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी अपना रही है, उससे संबंधित चीजें पूछी जाएंगी। डायनेमिक नेचर का हो गया। अब ये पहले 12th आपके फाइनेंस कमीशन दे रखी थी जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, 18 में पेपर हुआ था। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपके ये जो सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन है, ये पहले विकासशील, उभरते और विकसित वाला जो देशों से संबंधित संकल्पना थी वो हटा दिया, और एक वैश्विक परिदृश्य में भारत था वो दोनों हटा दिए, और ये हमारा नया जोड़ दिया, क्लियर, सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन, ये सेम है, क्लियर, ये वाला सेम है, जोड़ा गया है तो ये वाला पॉइंट जोड़ा गया, सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन। मैं इसे प्लस कर देता हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा। बाकी भैया ऊपर वाला तो पूरा यूं मान के चलेंगे, आपको पूरा डिफाइन कर दिया है। देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में शब्दों का थोड़ा हेर फेर किया है, जैसे कृषि को राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी जोड़ दिया गया है। पहले तो था राजस्थान में विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी और डेयरी, ठीक है, तो डेयरी एवं पशुपालन तो अभी भी दिया हुआ है, लेकिन कृषि परिदृश्य में आपसे उत्पादन और उत्पादकता के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, और ये रेशो में इम्बैलेंस के बारे में भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। और ये कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि भैया अभी क्या हो गया, पहले आपका बड़ा खेत था, अब उसके 4 टुकड़े हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है भैया इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। पहले एक खर्चा भी कम लगता था, एक जगह ट्रैक्टर पूरा करके आ जाया करता था तो कम पैसे लेता था, अब हर से भैया ज़्यादा पैसे लेगा, क्लियर। जल संसाधन और सिंचाई, कृषि विपणन, ये देखो ये संसाधन और सिंचाई जो इस बार आएंगे सारे कृषि परिदृश्य में पढ़ने हमें, कृषि का विपणन और ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना, ये भी आ गया है। पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग, इसको भी जोड़ दिया गया है। औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा, वृद्धि एवं नव प्रवृत्तियां, खाद्य और ग्राम उद्योग, ये जोड़ दिया गया है। आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो इससे रिलेटेड ही आएगा। आपका अवसंरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसमें, विद्युत और परिवहन में। अवसंरचना में निजी विनियोग और सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना, दृष्टिकोण और संभावना, इकोनॉमिक सर्वे का पूरा चैप्टर है, वो पढ़ लेना भैया। राजस्थान के प्रमुख विकास परियोजनाएं हमारे जो प्री में आपने देखा होगा उसमें से आपको मिल जाएगा सारा। राज्य बजट और राजकोषीय प्रबंधन, मुद्दे और चुनौती, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैंने भी आपसे एक बात बोली थी ना कि अशोक गहलोत जी ने बोला था कि हमें राजकोषीय रूप से जो कम पैसा दिया गया, ये पक्का इस पर एक प्रश्न आपको मिलेगा देखने को, जहां तक मेरा इसमें 6 सेंस बोलता है। राजस्थान के आर्थिक कल्याण की योजनाएं, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, दोनों प्री में दबा के पढ़े होंगे आप सबने, जितने भी आपने मैंने सबने हमने पढ़े थे। सामाजिक बुनियादी सेवाएं,
शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगार, सतत विकास लक्ष्य, पूरा पूरा इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर है। जो भी योजनाएं थी वो सारी हमें इसमें देखनी है। देखो समाजशास्त्र प्रबंधन में भारतीय समाज में जाति और वर्ग, उसमें व्यवसाय था, व्यवसाय हटा दिया है और उसको और डिफाइन कर दिया भैया इसकी प्रकृति, उद्भव, प्रकार और चुनौतियां क्या रही हैं, जाति और वर्ग के उससे संबंधित हो गया है। परिवर्तन की प्रक्रिया, पहले देखो संस्कृतिकरण तो था लेकिन बाकी वर्ण आश्रम पुरुषार्थ था। अब पता नहीं क्यों उनको वर्ण आश्रम पुरुषार्थ जैसी संस्कार की व्यवस्था इंपॉर्टेंट नहीं लगती, प्रशासनिक रूप से वो हटा दी इन्होंने। उसकी जगह संस्कृतिकरण दे दिया, पश्चिमीकरण दे दिया, लौकिकीकरण दे दिया और भूमंडलीकरण दे दिया। समाजशास्त्र में ग्लोबलाइजेशन भी डाला है। भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां, देखो 2013 का जो सिलेबस था उसमें सारे मुद्दे डिफाइन कर रखे थे, इसको पुनः डाल दिया गया है। पिछले सिलेबस में केवल मुद्दे लिखे हुए थे कि भैया संबंधित जो मुद्दे हैं और सामाजिक समस्याएं ऐसे करके पॉइंट था, इनको डिफाइन कर दिया। दहेज से संबंधित, तलाक, बाल विवाह के, पिछली बार एक भी ऐसा मुद्दा नहीं पूछा गया था। एक वृद्ध वाला जरूर पूछा गया था, लेकिन ये आने चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी से इन विषयों के बारे में अवश्य पूछना चाहिए। भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ व्यसन, कमजोर तबके विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग। राजस्थान में जनजातीय समुदाय, भील, मीणा, ग्रास्य, समस्या एवं कल्याण, ये पहले भी थी, इसमें समस्या एवं कल्याण करके वर्ण नया जोड़ दिया। पहले इतना दे रखा था राजस्थान के जनजातीय समुदाय, भील, मीणा, ग्रास्य। मैनेजमेंट, पिछली बार जब मैनेजमेंट हम पढ़ा रहे थे हम कहते थे यार हमारे एमबीए में जो मैनेजमेंट टॉपिक्स थे ये इससे रिलेटेड हैं और आने चाहिए, और इस बार उन्होंने मन की सुन के सारे डाल दिए। जैसे कि मार्केटिंग मिक्स करके एक टॉपिक था, विपणन मिश्रण, ठीक है, पहले भी ये लिखा हुआ था लेकिन अब क्या कर दिया, पहले उत्पादन, मूल्य, स्थान और संवर्धन, अब क्या आपसे आपूर्ति श्रृंखला भी पूछेंगे, प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछेंगे, ई वाणिज्य और ई विपणन भी पूछेंगे, व्यवसाय तथा निगम आचार नीति भी पूछेंगे। क्लियर। धन के अधिकतमकरण की अवधारणा, देखो ये जो है ये मान के चलो आप कि ये भी एक तरीके से 60-70% नया जुड़ गया है। पहले केवल प्रोडक्ट आपके उसकी प्राइस और उसका प्लेस के बारे में था और प्रमोशन के बारे में, ये टॉपिक था, बाकी ये सारा आपका नया जुड़ा है। ये हो गया आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, धन के अधिकतमकरण की अवधारणा, ये पहले भी दे रखा था। और वित्त के स्रोत, पहले क्या दे रखा था, छोटी अवधि और दीर्घ अवधि, छोटी अवधि और लंबी अवधि करके दे रखा था। उस शब्द को चेंज करके अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कर दिया है। हम पहले भी कहते थे भैया कि ये कोई भाषा थोड़ी होती है इकोनॉमी में कि छोटी अवधि, दीर्घ अवधि, अच्छा शब्द होता है अल्पकालीन और दीर्घकालीन। उन्होंने सुना है, जहां से भी सुना है, मतलब उनको मालूम पड़ गया होगा भैया कि गलत लिखा हुआ है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन आपके कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना में रहेगी, पूंजी की लागत, लाभों का विभाजन, ये सारा नया जुड़ा है यहाँ से। लाभों का विभाजन, बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, शेयर बाजार, एमएनसी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश, ये सारा नया जुड़ गया इसमें। नेतृत्व के सिद्धांत तथा शैलियां, ये चेंज कर दिया। पहले केवल लीडरशिप के बारे में दे रखा था, थ्योरीज एंड स्टाइल, अब उसको चेंज कर दिया है ना। पहले नेतृत्व और प्रेरणा की अवधारणा ऐसे करके दे रखा था, तो एब्रप्टली सब पढ़ा करते थे। अब क्लियर कर दिया भैया, सिद्धांत भी देख लो, शैलियां भी देख लो। समूह का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट में हमारे पर्टिकुलर एक टॉपिक रहा करता था, ये भी पढ़ना है। व्यक्तिगत व्यवहार, लीडरशिप के साथ साथ ये कह रहे हैं कि भैया आपका एक पर्सनल कैसा एटीट्यूड होना चाहिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए मैनेजमेंट करते हो, उसके बारे में आपसे बात करिए। अभिवृत्ति, मूल्य, टीम निर्माण, अभिप्रेरण के सिद्धांत, संघर्ष प्रबंधन, समय प्रबंधन, तनाव प्रशिक्षण, विकास आकलन। देखो तनाव प्रबंधन और ये सब मैनेजमेंट में डाल दिए, ठीक है, पहले दो जगह ये थे, अब यहाँ पर ही है, एक ही जगह रखा है इसको। उद्यमिता, ये नया आ गया, स्टार्टअप्स वगैरह जो हम करते हैं ना। उद्भवन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न क्या है भैया, एंजल निवेशक क्या है, उद्यम पूंजी क्या है, करंट से डायनामिक से जोड़ते हुए आपकी ये टॉपिक जोड़ दिया, नया जुड़ा ये भी। अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, ये भी नया जोड़ दिया है। शिक्षा प्रबंधन, हेल्थ केयर, वेलनेस प्रबंधन, पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन। एक प्रश्न आया था पिछली बार मेंस में सनराइज इंडस्ट्रीज का, क्या सनराइज इंडस्ट्रीज का, वो यही थी, ये वही जो उन्होंने प्रश्न पूछा था उसको डिफाइन कर दिया कि भैया सनराइज इंडस्ट्रीज के बारे में आप पता करके आना। उभरते हुए जो नए उद्योग आ रहे हैं आज के समय में। लेखांकन एवं अंकेशन, ये इसमें उत्तरदायी जोड़ा है, पहले जवाबदेही था वो गलत था, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन था वो एग्जैक्टली जवाबदेही नहीं था, उत्तरदायित्व था। एक नई चीज जोड़ दी, उत्तरदायी लेखांकन का दोहरा लेखा प्रणाली। थोड़ी सी कॉमर्स भी पढ़ाएंगे, दोहरा लेखा प्रणाली में क्या आ गया, डेबिट और क्रेडिट करके आ गया। मतलब कहने का तात्पर्य भैया किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो,
अगर वो कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, साइंस का है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा 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 हमने सब डाल दिया। ऐसा हमने कुछ नहीं छोड़ा इस गागर में, इस सागर में गागर के रूप में भरने में, कि तुम कहो कि सब हमारे रिलेटेड ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इसमें नहीं है। सब डाल दिया इन्हें, छांट छांट के डाल दिया। साइकोलॉजी, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स के डाल दिए। और साइंस तो आप देखना इन्होंने क्या हरकत करी है। बेचारा नया बच्चा आर्ट्स के, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको, कहाँ पढ़ी है भैया। ऑडिटिंग है ये, ऑडिटिंग को और डिफाइन कर दिया। अर्थ एवं उद्देश्य सामाजिक निष्पत्ति एवं दक्षता अंकेक्षण, ये आ गया। सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी, ये दोनों नए जुड़ गए। क्लियर। निष्पादन पहले क्या था, आपके विभिन्न प्रकार के बजट करके टॉपिक दे रखा था, उसको डिफाइन कर दिया भैया सारे बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको निष्पादन और शून्य आधारित बजट पढ़ने हैं, जीरो बेस बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग। बोला ये दो पढ़ लेना बस, बहुत है, इनके बारे में सामान्य जानकारी ले लो, ये इंडियन कंटेस्ट में पढ़ने अपन को। पेपर 3 देखो, यहाँ पहले तनाव प्रबंधन था, जो कहाँ डाल दिया, बिहेवियर में डाल दिया। इससे पहले जब मैं अभी यूनिट देखी थी पेपर फर्स्ट की, उसमें डाल दिया। पेपर 2 प्रशासकीय नीति शास्त्र, ये सेम है, संप्रत्यय सेम है। नीति एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, आचरण मूल्य, ये भी आपका सेम है। भगवत गीता, गांधी जी का नीति शास्त्र, भारत एवं विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों को योगदान, ये भी सेम है। और हाँ, नैतिक चिंता, द्वंद्व एवं चुनौतियां, ये जोड़ दिया। तनाव प्रबंधन था, उसे हटा दिया है। नैतिक निर्णय प्रक्रिया तथा उसमें योगदान देने वाले कारक, सामाजिक न्याय, मानवीय चिंता, शासन में जवाबदेही एवं नैतिक आचार संहिता, ये जोड़ दिया। केस स्टडी हमारे पहले भी था, तो कहने का तात्पर्य है कि ये वाला पॉइंट नया जोड़ा गया है। क्लियर। और तनाव प्रबंधन हटा दिया है। अब आ जाओ भैया साइंस टैग पे। साइंस टैग पे तुमने गजब ही करी है भाई। बायोलॉजी का स्टूडेंट, फिजिक्स का स्टूडेंट, केमिस्ट्री का स्टूडेंट, सारी चीज डाल दी। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, उसमें द्रव्य की अवस्थाएं, परमाणविक संरचना, धातु, अधातु, उपधातु, धातु कर्म, भैया इसको देख लेना है ना, खूब सारे, कोई 50 के आसपास टॉपिक दे रखे हैं, 50 से ज्यादा ही हो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पीएच और बफर की अवधारणा, पहले केवल पीएच था, बफर 10वीं में था नहीं, अब ये भी पढ़ लो। महत्वपूर्ण औषधियां, संश्लेषित और प्राकृतिक, एंटीऑक्सीडेंट, परिरक्षक, कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, उर्वरक, योजक, मधुरक, कार्बन, इसके यौगिक और इनके घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग, रेडियोधर्मिता, अवधारणा और अनुप्रयोग। अब एक्चुअली क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पिछली बार इन्होंने यही तो किया था। पिछली बार इन्होंने प्रश्न पूछा था 12वीं की साइंस की किताब से, 11वीं 12वीं की। अब आर्ट्स का बच्चा 10वीं तक की साइंस मैथ पढ़ के अब कहाँ ध्यान रहेगा उसको, है। और तुमने प्रश्न पूछा था मेंस में 12वीं का, और अब तो तुमने सारे ऐसे टॉपिक दे दिए जो अभी भी 11वीं और 12वीं से रिलेटेड हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये जो बैठे हैं ना ऊपर अधिकारी, इनका साइंस की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है, जो मन भाव है वो साइंस वालों की तरफ टिल्टेड है। अरे भैया ये 65 नंबर का पार्ट है, 65 नंबर में से आर्ट्स वाला इसमें कैसे ज्यादा नंबर ले आएगा, वो कैसे बेसिक समझ लेगा। मैथ हटाई तो तुमने डाल दिया, इसमें डालते तो साइंस एंड टेक का जो पहले पार्ट था वो डालते ना, जो रिलेवेंट रहता। चलिए पढ़ लेना सा, फ्री का सर लगता है भाई। दैनिक जीवन में भौतिकी, गुरुत्वाकर्षण पढ़ो, मानव, अब कौन सा सेब गिर रहा है प्रशासन में, है बेसिक जो नॉलेज है वो तो उसको है ही। आप साइंस एंड टेक और करंट की साइंस पूछ लो ना उससे। ऊष्मा, स्थिर एवं धारा, एसीडीसी जो है आपका, चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व, ध्वनि एवं विद्युत। अभी देखो ये जो पार्ट है ना दोस्तों, गारंटी से कह रहा हूं ये करेंगे गड़बड़ी, और 11वीं 12वीं में से पक्का इसमें से एक प्रश्न टोपेंगे ये। कोशिका पढ़ लो भैया, बायोलॉजी के सारे पार्ट हैं। पेंडेमिक, प्रति, ये टीकाकरण, और ये पहले भी था, ड्रग्स एंड अल्कोहल का दुरुपयोग, ये आपको 9वीं 10वीं के बुक में मिल जाएगा। ये जो पादप वाला पार्ट था ना, ये पहले नहीं था। पादप के भाग, उसके कार्य, पादपों में पोषण, पादप वृद्धि नियंत्रक, पादपों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, राजस्थान विशेष संदर्भ में महत्वपूर्ण औषधीय पौधे, जैविक खेती, जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग, ये वाला तो था। अच्छा, इसमें पाचन तंत्र, रक्त समूह, ये सब तो चलो पहले भी थे, लेकिन इस बार पादपों को छोड़ दिया तो उन्होंने बोला पादप भी डालो भैया। आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान, पहले केवल हमारे क्या था, कंप्यूटर के बारे में दे रखा था, सिंपल दे रखा था आईटी से रिलेटेड। अब नेटवर्क और प्रकार, एनालॉग, डिटेल, आवर्ती, मोबाइल टेलीफोनी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नूतन विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टोकरेंसी, तो ये सारी चीजें तो करंट से जुड़ी हुई हैं, ये ठीक है, ये चीज तो देने में कोई समस्या नहीं है। इनको देख लेना, बेसिकली स्पेसिफाइड ये 50-60 टॉपिक है छोटे छोटे से। पहले हमें एक दूर संचार करके दिया था, अब डिजिटल इंडिया पहल हटा के केवल एक ये पार्ट इन्होंने डाल दिया। साइंस एंड टेक में भारतीय वैज्ञानिक योगदान पहले भी था, तकनीकी प्रगति, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग दे दिया,
ऑगमेंटेड रियलिटी दे दिया, नैनो टेक्नोलॉजी पहले भी था, RFID दे दिया, ये जो आप करते हैं ना स्कैनिंग वगैरह उसमें काम आता है, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि दे दी, आदि और डाल दिया। वेरी गुड, मतलब पढ़ो और सोचो क्या हो सकता है। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान ये पहले भी थे, ठीक है, लेकिन ये नहीं थे। ये मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, नैनो प्रौद्योगिकी था, हमारे RFID जोड़ दिया, क्वांटम कंप्यूटिंग डाल दी, ये अभी नए नवीन डाल दिए। स्पेस टेक्नोलॉजी पहले भी था। रक्षा प्रौद्योगिकी, मिसाइलें, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, रासायनिक और जैविक हथियार, DRDO हटा दिया, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह और उनकी कक्षाएं, विभिन्न प्रक्षेपण यान, सुदूर संवेदन, PSLV, GSLV, ASLV आ जाएंगे इसमें। पृथ्वी विज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान, देखो ये बड़ा डिफाइन कर दिया। पहले जब हम पढ़ रहे थे तो ये तीसरे नंबर पर आया करता था ये टॉपिक, पृथ्वी की संरचना और भूवैज्ञानिक समय सारणी। हम कहते थे यार ये तो वैसे आना चाहिए पहले नंबर पे, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी चलेगी वैसी चलेगी। ये पहले भी था, अभी भी है। ये पहले हिमनद करके आया करता था, पर्वत पठार मैदान तो था, भू आकृतियों में हिमनद दे रखा था। राजस्थान में काहे का हिमनद का यूज, अब उन्होंने मरुस्थल दे दिया, हटा दिया वो। भूकंप एवं ज्वालामुखी पहले भी था, राजनीतिक समस्याएं पहले भी थी, पर्यावरण संबंधी मुद्दे ये सब पुराने पहले भी थे। अब देख लो भारत में भी वही कर दिया इन्होंने, अब यहाँ पर मरुस्थल डाल दिया, ठीक है। भारत की प्रमुख भू आकृतिक विभाजन, ये लाइन ठीक कर दी, पहले लाइन गड़बड़ थी। प्रमुख नदियां ये जोड़ दी भैया, क्या प्रमुख नदियां जोड़ दी। जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, जलवायु विशेषताएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, ये जलवायु विशेषता इन्होंने जोड़ दी। पहले क्या था, ऋतुओं से संबंधित था ना, ऋतुएं बताइए, ऋतुओं के अनुसार जलवायु दशाएं बताइए, वो पॉइंट था जो हटा दिया है। प्राकृतिक संसाधन, ये जल, वन, मृदा, शैल एवं खनिज यूं का यूं है। जनसंख्या, ये पहले भी था, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। ये देखो ब्रीफ आपको मैं आउटलुक दे रहा हूं जिससे आपको ध्यान में आ जाएगी भैया सिलेबस हुआ क्या है, और अमूमन जो सेम था उसके अलावा जो कुछ पॉइंट चेंजेस हुए जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। राजस्थान के भी टॉपिक में मरुस्थल जोड़ दिया, पहले मरुस्थल नहीं था। राजस्थान के टॉपिक में पहले यहां पर था नदियां एवं झीलें, राइट, जो इसको अलग बना दिया अब, नदियां एवं झीलें, ठीक है। मरुस्थल जोड़ दिया, पहले मरुस्थल लिखा हुआ नहीं था, अब इसको पूरा एक टॉपिक बना दिया, प्रमुख नदियां एवं झीलें। जलवायु विशेषताएं, उनका वर्गीकरण, प्रमुख वनस्पति के प्रकार, कृषि, प्रमुख फसलें, उत्पादन और उनका वितरण, धात्विक और अधात्विक पहले भी थे, अब इनको एक करके बता दिया। पहले खनिज संसाधन करके एक टॉपिक था और उसमें धात्विक और अधात्विक रूप में बांट रखे थे। परंपरागत, गैर परंपरागत ये पहले भी थे। ऊर्जा के बारे में, जनसंख्या की विशेषताएं, प्रमुख जनजातियां, ये नया जोड़ा है। वन्य जीव एवं जैव विविधता, चुनौतियां एवं संरक्षण, और यूनेस्को वाला ये पार्ट भी नया जोड़ा है, ये हमारे हिस्ट्री में भी जोड़ा गया है। प्रमुख पर्यावरण मुद्दे, ये भी सामने जोड़े गए, ये राजस्थान के अंदर नए जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। देखिए पेपर 3 में आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति, समसामयिक मामले, हेडिंग ये की है, ये कोई चेंजेस नहीं है इसमें। RPSC को तो पॉलिटी का कोई जोरदार टीचर इनको पकड़ में आ चुका है, और ऐसा पकड़ में आया है कि उसमें अब कोई चेंजेस नहीं होता। आप क्वेश्चन भी देखो प्री में बड़े प्यारे देता है वो, तो सिलेबस भी उसी के द्वारा बनाया गया होगा, और इसमें कोई चेंजेस इन्होंने इस बार नहीं किए। तो भैया इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए, यूं का यूं है ये। एक कोई छोटा सा चेंज किया था इन्होंने, पढ़ते हैं पकड़ में आ जाएगा। भारत का संविधान, उसका निर्माण, विशेषताएं और संशोधन और मूल ढांचा पहले भी था। वैचारिक सत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक और मूल कर्तव्य पहले भी थे। संस्थागत ढांचाओं में 3 पार्ट में बांटा था। पहला जो हमारा पार्लियामेंट से रिलेटेड, लेजिस्लेटिव, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। 2 में आपके संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता। संस्थागत ढांचा में आपके जो इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में आ गया था। ये यूं का यूं है, ठीक है ना। राजनीतिक गत्यात्मकताएं, भारतीय राजनीति, जाति, धर्म, वर्ग, जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, मतदान व्यवहार, नागरिक समाज, राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र, ये भी यूं का यूं है। राजस्थान के राज्य राजनीति में दलीय प्रणाली, राजनीतिक जनांकीकी, राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन संस्थाएं, हाँ ये भी था। शीत युद्ध उत्तर दौर में उदीयमान विश्व व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध, संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता, ये पॉइंट जोड़ा गया है। क्लियर, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता। बाकी सारे पॉइंट इसमें सेम के सेम। भारत की विदेश नीति, इसमें
उद्विकास निर्धारक तत्व भी थे। यूएसए, चीन, रशिया, यूरोपियन यूनियन, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राष्ट्र, गुट निरपेक्ष, ब्रिक्स, G20, G77, सार्क, इनमें भारत की भूमिका, ये भी बिल्कुल यूं कहीं हुए हैं। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया था, पश्चिम एशिया था, सुदूर पूर्व, ये सुदूर पूर्व नहीं था, ये जोड़ दिया इसमें। सुदूर पूर्व में भू राजनीतिक और राजनीतिक मुद्दे तथा उनका भारत का प्रभाव, केवल एक पॉइंट ये जोड़ा गया है। मतलब एक तो आपका ये जोड़ा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता, तो ये इन्होंने जोड़ा तो है, ये पॉलिटी में डाला है इन्होंने ये, और सेम ऐसे टॉपिक इन्होंने इकोनॉमी में भी डाल दिया था। पॉलिटी के हिसाब से देखेंगे भाई इसको, पर ये वहीं पर ही आना चाहिए था, यहाँ इसकी इतनी उपयोगिता थी नहीं। समसामयिक मामलों में राजस्थान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, व्यक्ति, खेलकूद, स्थान, जुड़ी हाल की गतिविधि, ये यूं कहीं है। तो इसमें आपने दो चेंजेस देखे, शब्दों का चेंज हुआ है, एक तो सुदूर पूर्व जोड़ दिया, टॉपिक ही जोड़ दिया, माफ करना, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता ये जोड़ दिया। अब है यूनिट 2, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता। ये हमारे क्लास इसकी भैया आपको परसों से मिल जाएंगी, तो जिसको आपको लगता है इस जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना, देख लेना भैया यूट्यूब इसी चैनल पे पब्लिक एड की मिल जाएंगी, पब्लिक एड की क्लासेस पूरी मिल जाएंगी। प्रशासन एवं प्रबंध, अर्थ, प्रकृति, महत्व पहले भी था। विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, एनपीए ये पूरा था। शक्ति, प्राधिकार, वेत्ता ये भी था। उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन की अवधारणा है। संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता पहले था। प्रबंधन के कार्य, निगमित अभिशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR ये भी था। एनपीएम, नव लोक प्रबंध के नवीन आयाम, और आपका परिवर्तन प्रबंधन, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, लोक सेवा के मूल्य में अभिवृत्ति, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षधारिता, लोक सेवा के लिए समर्पण, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के मध्य संबंध ये भी था। प्रशासन पर नियंत्रण, हाँ ये लाइन चेंज कर दी है, पहले प्रशासन पर विधायी नियंत्रण ऐसे करके था, अब उसको डिफाइन कर दिया है। विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक, इन तीनों पर क्या क्या साधन है नियंत्रण के और उनकी सीमाएं क्या हैं ये इसमें बताया गया है। राजस्थान में मतलब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, क्या उस जो पहले पॉइंट था उसको डिफाइन कर दिया, बाकी सेम ही। राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक संस्कृति में राज्यपाल, CM, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, निदेशालय, ये निदेशालय डायरेक्टिव्स जो हुआ करते हैं वो पहले नहीं था, अब जोड़ दिए, निदेशालय जोड़ दिए। जिला प्रशासन, कलेक्टर, DM और जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उसकी भूमिका, उपखंड और तहसील प्रशासन ये भी था। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन, क्षेत्र अर्थ विशेषता ये भी यूं कहीं था। मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, RPSC, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकार 2012, ये प्रीवियस वाले में 2011 दे रखा था, इसको 2012 कर दिया, ये चेंज है, मतलब कि अमूमन सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं। खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि, इकाई 3, खेल एवं योग में भारत जोड़ दिया। अच्छा, पहले भारत जुड़ा हुआ नहीं था, पहले राजस्थान राज्य की खेल नीति थी, अब भारत की भी जोड़ दिया। भारत की जोड़ दी इसलिए इन्होंने ये साई भी जोड़ दिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई के हॉस्टल देखे होंगे आपने। भारतीय खेल प्राधिकरण, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राष्ट्रीय और राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार, योग सकारात्मक जीवन पद्धति, भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व। देखिए पहले जब ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने कहा था, मैंने क्या, इन्होंने बोला श्रेष्ठ खिलाड़ी तो सारा ही श्रेष्ठ है, जो भैया इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट में क्या है, विख्यात खेल व्यक्तित्व। प्राथमिक, अच्छा पुनर्वास और जोड़ दिया इसमें, प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास जोड़ दिया, बाकी प्राथमिक उपचार सेम है, मतलब पुनर्वास जोड़ दिया। भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक, अच्छा ओलंपिक, एशियन खेल जोड़ दिया, कॉमनवेल्थ भी जोड़ दिया। पैरा ओलंपिक में भागीदारी पहले भी थे, मतलब कि एशियन और ओलंपिक ये दो जोड़े हैं। तो इसमें क्या जोड़ा है, एक तो भारत के साथ और खेल नीति जोड़ दी, राजस्थान की खेल नीति के साथ भारतीय खेल की भी नीति जोड़ दी है। साई को इन्होंने जोड़ दिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जोड़ दिया है, प्राथमिक उपचार उसका पुनर्वास भी, पुनर्वास शब्द जोड़ दिया है, और जो खेलों में भागीदारी है खिलाड़ियों की, तो एशियन खेल और कॉमनवेल्थ ये दो और ऐड कर दिए। व्यवहार, बुद्धि, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। देखो
नीति में हमने देखा कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस पहले था, जिसको हटा दिया था। हम पहले भी सब कहते थे कि भैया आपने बिहेवियर में भी इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि दे रखी है और नीति शास्त्र में दे रखी है। अब नीति शास्त्र में से हटाकर इसको व्यवहार में डाल दिया, सांस्कृतिक बुद्धि और ये आध्यात्मिक बुद्धि जोड़ दिया है। पहले यहाँ पर क्या था, वो हार्वर्ड गार्डनर के विविध बुद्धि सिद्धांत, इनको हटा के इन्होंने आध्यात्मिक बुद्धि जोड़ दिया है। व्यक्तित्व, शील, गुण व प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक और व्यक्तित्व आकलन। पहले व्यक्तित्व का मापन था, शब्दों का चेंज किया, बाकी सेम है। अधिगम और अभिप्रेरणा, अधिगम की शैलियां, स्मृति के प्रारूप और विस्मृति के कारण, और अभिप्रेरणा का आकलन। ये पहले मोटिवेशन का एक बड़ी लंबी सी बेफालतू की लाइन दे रखी थी। अब जो मापन शब्द हटा के इन्होंने अभिप्रेरणा का आकलन कर दिया। ये नया जोड़ दिया, प्रतिबल एवं प्रबंधन। प्रतिबल की आपकी प्रकृति, रीइंफोर्समेंट, प्रकार, स्रोत, लक्षण एवं प्रभाव, प्रतिबल प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन। अच्छा, गुड। लॉ में क्या है, विधि की अवधारणा पहले भी था, स्वामित्व और कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्य, वर्तमान विधिक मुद्दे, सूचना का अधिकार, आईटी एक्ट, साइबर, और आपका बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये यूं का यूं है। स्त्रियों, बालकों के विरुद्ध अपराध, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल श्रमिकों से संबंधित विधि, ये भी यूं का यूं है। ये जोड़ दिया साहब। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, ये एक नया एक्ट और डाल दिया। 56 और 55 का यह एक्ट पहले भी था, भू राजस्व 56 और काश्तकारी अधिनियम 55, ये पहले भी था। तो इसमें क्या जोड़ा है, विधि में साहब एक टॉपिक तो ये जोड़ दिया, व्यवहार में एक टॉपिक आपका ये जोड़ दिया, बाकी कोई विशेष चेंजेस नहीं किया है। पेपर 4, 120 की हिंदी, 50 की ग्रामर, 50 का आपका हो गया भैया संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, 20 नंबर का आपका हो गया निबंध, इसमें कोई चेंज नहीं है। इंग्लिश 80 मार्क की, ग्रामर और यूजेस 20 मार्क के, आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, टेंसेस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, सिनोनिम, फ्रेजल, वन वर्ड ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, पहले भी यही थे अभी भी यही है। 30 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन था, ट्रांसलेशन था, प्रिसाइज राइटिंग था, ये भी यूं कहीं भैया इसमें भी कोई चेंज नहीं किया है, मतलब हिंदी इंग्लिश में कोई चेंज नहीं किया। कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग 30 मार्क का, पैराग्राफ, इलॉबरेशन और लेटर राइटिंग और रिपोर्ट, इसमें भैया कोई चेंज, मतलब पेपर 4 में कोई चेंज नहीं है। मेजर चेंज आपने देखा तो इकोनॉमी में रहा है और साइंस एंड टेक में आपके मेजर चेंजेस रहा है, बाकी बड़े टिडबिट से चेंजेस हैं, उसके लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये परेशान हुए तो वो पुराने वाला बच्चा हुआ है जिसने पिछली बार भी मेंस दिया था, नए वाले के लिए तो सारा ही नया है। चलिए फिर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तैयारी करने की अब आपको दिशा क्लियर होगी कि ये टॉपिक पढ़ना है, इसको इस प्रकार से मुझे एंसेंबल करना है, तो आपको पुनः बधाई कि अब आपको दिशा बिल्कुल अब क्लियर है, अर्जुन की तरह कि भैया चिड़िया की आंख दिख गई, यही सिलेबस है। अब जो जुड़ा जो घटा वो सब यही है। इसके अलावा एक मैं छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, उन्होंने मार्क्स की स्कीम और डाली है कि कितने कितने मार्क्स से प्रश्न किसके यूनिट से बनते हैं, वह भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर लूँगा, तो दोनों को ही देख लेना। और भैया पब्लिक एड के बारे में जिसको भी क्लासेस लेनी हो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आई थिंक फ्राइडे से आपको अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो देख लेना सारा, उसमें पब एड आपका क्लियर हो जाएगा और आशा रहेगी कि आपको उसके अलावा और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।